हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डाययूरेटिक्स के बारे में। ठीक है, ये डाययूरेटिक्स ये एजेंट होता है, तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं और देखते हैं। तो डाययूरेटिक्स ये क्या करता है कि ये यूरिन के सिक्रीशन को इंक्रीज करता है। ठीक है, डाययूरेटिक्स यूरिन के सिक्रीशन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मेन काम इसका यही है कि यूरिन के सिक्रीशन को इंक्रीज करता है। तो ये डाययूरेटिक्स मेनली यहाँ पर देखा जाए तो दो टर्म आता है डाययूरेटिक्स के अंदर में। ठीक है, मेनली दो टर्म्स आते हैं इसके अंदर, डाययूरेटिक्स के अंदर। तो पहला जो टर्म है वो है डायूरेसिस और नेक्स्ट टर्म है दूसरा नेट्रीयूरेसिस। तो यहाँ पर एकदम ध्यान से समझने वाला बात है कि नेट्रीयूरेसिस है और एक है डायूरेसिस। तो यहाँ पर देखिएगा नेट्री है तो NaT है, तो Na से क्या हो जाता है, सोडियम। Na से सोडियम होता है। तो सोडियम के सिक्रीशन को ये क्या करता है, डाययूरेटिक्स सोडियम के सिक्रीशन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब कि इसको बाहर निकालने का कोशिश करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे, जब सोडियम का एक्सक्रीशन होगा तो उसको बोलेंगे नेट्रीयूरेसिस। और डायूरेसिस का मतलब होता है कि वाटर का क्या हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है यूरिन में। कहाँ, इन यूरिन, ये भी यूरिन से बाहर निकलेगा। तो डायूरेटिक्स में दो टर्म आते हैं, एक होता है डायूरेसिस और एक होता है नेट्रीयूरेसिस। तो डायूरेसिस में क्या होता है, वाटर का सिक्रीशन मतलब कि एक्सक्रीशन इंक्रीज होता है कहाँ, यूरिन में। और सोडियम का जो एक्सक्रीशन है वो भी इंक्रीज होगा कहाँ, यूरिन में। तो डायूरेसिस करवाता है, नेट्रीयूरेसिस करवाता है, ये तो हम लोग समझ लिए। अब जो ये है डायूरेटिक्स, अगर हम डायूरेटिक्स देते हैं तो किस किस कंडीशन में डायूरेटिक्स को हम लोग दे सकते हैं, किस किस कंडीशन में। तो एक कंडीशन हो सकता है आपका हाइपरटेंशन, HTN मतलब कि हाइपरटेंशन। ठीक है, अब हाइपरटेंशन का मतलब क्या हुआ, BP, जिसका BP बढ़ा हुआ रहता है उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है, साथ ही साथ इसको दिया जाता है CHF का केस में। CHF मतलब कि कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर का केस में भी दिया जाता है डायूरेटिक्स को। साथ ही साथ इसको किडनी का डिजीज़ होता है, जिसको क्रोनिक किडनी का डिजीज़, उसमें भी दिया जाता है। अब ये किडनी का डिजीज़ हुआ कैसा होना चाहिए, क्रोनिक। किसी किसी केस में स्पेसिफिक कुछ कुछ होता है, उसमें दिया जाता है। फिर है आपका लीवर का केस में, लीवर डिजीज़ में भी दिया जाता है। फिर एंजाइना का केस में भी दिया जाता है। तो मेनली तो इसको दिया जाता है अगर कॉमनली बोला जाए तो एक BP में, जिसका BP बढ़ा हुआ रहता है। फिर CHF का केस में दिया जाता है मेनली, और एंजाइना के केस में। ये तो कॉमन है, तीन, हाइपरटेंशन, CHF और एंजाइना। और बाकी तो ये अनकॉमन है, बहुत कम दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि एक है आपका सोडियम, कि सोडियम क्या हो रहा था, सोडियम को नेट्रीयूरेसिस मतलब प्रोसेस हो रहा था, तो सोडियम बाहर निकल रहा था। तो एक टर्म यहाँ पर समझते हैं कि सोडियम का क्या यहाँ पर लॉजिक है। देखिए, सोडियम है तो सोडियम अगर एक्सेस होगा, क्या होगा, अगर ये सोडियम एक्सेस होगा बॉडी में, सोडियम एक्सेस होगा तो ये क्या करेगा, इन्फ्लुएंस कर सकता है, मतलब कि कोच कर सकता है, क्या इन्फ्लुएंस कर सकता है CAD CVD कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ कर सकता है। ठीक है, तो सोडियम इंक्रीज मतलब कि सोडियम बॉडी में ज़्यादा एक्सेस नहीं होना चाहिए। सोडियम का कहने का मतलब क्या हो जाएगा, सॉल्ट। अगर कॉमन अगर ऐसे बोला जाए तो सॉल्ट का तो फॉर्मूला NaCl होता है। तो NaCl के साथ में क्या है, सोडियम है कि नहीं। तो सोडियम अगर एक्यूमुलेट होता है बॉडी में, एक्सेस होता है, ज़्यादा होता है, तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ कर सकता है। तो ये क्या करता है, इन्फ्लुएंस होगा तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ करेगा। और क्या करेगा, कार्डियोवास्कुलर मोर्बिडिटी करता है। यहाँ ध्यान से समझिएगा, मोर्बिडिटी करता है और मोटेलिटी करता है, मोटेलिटी। ठीक है, दो टर्म है यहाँ पर,
एक है मोर्बिडिटी और एक है मोर्टेलिटी। तो मोर्बिडिटी का मतलब क्या होता है? मोर्बिडिटी का मतलब होता है कि अगर ये जो सोडियम है, ये सोडियम अगर सोडियम इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज होगा तो ये हार्ट के ऊपर क्या करेगा? हार्ट के ऊपर बर्डन डाल देगा। बर्डन मतलब कि हार्ट के ऊपर लोड डाल देगा, ढेर सारा लोड डालेगा, तो मोर्बिडिटी होगा। मोर्बिडिटी का मतलब है कि बर्डन हो जाएगा, और बर्डन होगा तो ये हार्ट में क्या करेगा? हार्ट डिजीज़ करेगा, हार्ट में प्रॉब्लम करेगा। फिर हार्ट में प्रॉब्लम करेगा, अदर भी प्रॉब्लम कर सकता है, जैसे कि ओबेसिटी कर सकता है, मोटापा वगैरह। फिर क्या कर सकता है? डायबिटीज़ वगैरह कर सकता है। तो NaCl बढ़ेगा तो मोर्बिडिटी होगा, हार्ट में मोर्टेलिटी होगा। और ये जो मोर्टेलिटी है ना, ये रिलेटेड है डेथ से, ये मौत से रिलेटेड है, डेथ से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसीलिए सोडियम के लेवल को क्या रखना है? नॉर्मल रखना है, कम रखना है, ये एक्सेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगर यहाँ पर देखा जाए कि सोडियम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। सोडियम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर। तो सोडियम इंक्रीज होगा तो एक और ये काम करेगा कि जो ब्लड वेसल्स होता है हमारा, जो ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड पाइप होता है जिसमें ब्लड फ्लो होता है, ये जो ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ब्लड फ्लो होगा तो ये जो ब्लड के जो वॉल है ना, ये दीवार जो है ब्लड वेसल्स का, ये जो ब्लड पाइप का ये दीवार है, इसको क्या करेगा? स्टिफनेस बना देगा। स्टिफनेस, स्टिफनेस का मतलब होता है कि हार्ड कर देगा। ठीक है, यहाँ पर ये लॉजिक को समझिएगा कि अगर ये हार्ड हो जाएगा, ये ब्लड वेसल्स है जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, अगर ये हार्ड हो जाएगा तो ये ऐसे फ्लेक्सिबल नहीं हो पाएगा, मतलब कि फ्लेक्स नहीं कर पाएगा। जब फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो ब्लड ईजिली मूव नहीं होगा। अब ब्लड अगर ईजिली मूव नहीं होगा तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो बीपी क्या होगा? बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा। तो सोडियम जो होता है NaCl मतलब नमक, ये ज़्यादा नहीं इनटेक करना चाहिए, नहीं तो बीपी क्या हो जाता है? बढ़ने लगता है। ये ब्लड वेसल्स स्टिफनेस हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें से ख़त्म हो जाएगा, और फिर बीपी मतलब हाइपरटेंशन इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है, इतना तो हम लोग डायरेटिक्स में समझ लिए कि सोडियम का खेला समझ लिए कि सोडियम क्या कर रहा है। फिर डायरेसिस समझ लिए, नेट्रियूरिसिस समझ लिए। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि डायरेटिक्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, डायरेटिक्स को समझते हैं कि बीपी में इसको देकर बीपी को कैसे कम करना है। ठीक है, ये समझते हैं। तो पहले डायरेटिक्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि हम लोग क्या देखने वाले हैं? डायरेटिक्स का क्लासिफिकेशन। तो डायरेटिक्स को क्लासीफाई किया गया है। पहले है आपका थायाजाइड्स। पहले क्या आएगा आपका? थायाजाइड्स आएगा। तो थायाजाइड्स में आपका आता है, जो ड्रग आता है वो है हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका क्लोरथालिडोन आएगा। फिर नेक्स्ट आएगा एक इंडापेमाइड आएगा। तो थायाजाइड्स में 3 ड्रग आता है। एक है हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, नेक्स्ट है क्लोरथालिडोन, और लास्ट वाला है इंडापेमाइड आएगा। ये आएगा हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, क्लोरथालिडोन, इंडापेमाइड। ठीक है, अब अगर हम लोग थायाजाइड्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का बात करें कि ये बॉडी में जाके ये किस तरह से ये काम करता है, ठीक है, ये देखते हैं। तो ये क्या करता है कि सोडियम जो है, अभी मैंने बोला ना कि सोडियम का मैकेनिज्म हम लोग इसलिए पढ़े क्योंकि थायराइड को समझना था, थायराइड को एकदम आसानी से समझना था। तो देखिए सोडियम, ठीक है, सोडियम प्लस वाटर के रिटेंशन को क्या करेगा? डिक्रीज कर देगा, मतलब कि ये बॉडी से बाहर निकालेगा। रिटेंशन का मतलब होता है कि रीएब्जॉर्प्शन से बचाएगा उसको। तो ये क्या कर रहा है कि सोडियम और वाटर को क्या कर रहा है? बॉडी से आउट कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, आउट कर रहा है। ठीक है, अब जब ये आउट होगा तो फिर क्या होगा? ब्लड का वॉल्यूम जो है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। और इधर से ये क्या कर रहा है? ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, और एक मैकेनिज्म ये क्या करता है कि जो पेरीफेरल, यहाँ पे ये जो वर्ड है पेरीफेरल, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेरीफेरल रेजिस्टेंस,
पेरीफेरल रेजिस्टेंस को भी ये डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर टर्मिनोलॉजी समझिए कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थायराइड के क्या है कि सोडियम को कम कर रहा है, वाटर को कम कर रहा है। आज जब ये दोनों कम होगा तो ब्लड का जो वॉल्यूम है, क्योंकि ब्लड में ही सोडियम वाटर वगैरह रहता है, तो ब्लड का जो वॉल्यूम है क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो बीपी क्या होगा, ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। तो ये यही समझना था हम लोग को। अब ये जो वर्ड है पेरीफेरल रेजिस्टेंस, इसका मतलब होता है कि जैसे कि ब्लड वेसल्स है, ठीक है, तो ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड वेसल्स में ही ना बीपी ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो ये जो है ब्लड प्रेशर, इसमें क्या हो गया है, रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है। क्या हो गया है, रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है। जब बीपी बढ़ेगा रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस डेवलप होगा तो ब्लड फ्लो स्लो हो जाएगा, ब्लड फ्लो स्पीड हो जाएगा, ठीक है, ब्लड फ्लो स्पीड हो जाएगा। लेकिन ये जो दीवार है इसका, ये दीवार ये इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाएगा। कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब कि कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा, डायलेट नहीं करेगा, डायलेट नहीं करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करने लगता है, तो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग पेरीफेरल रेजिस्टेंस। तो पेरीफेरल रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा जब सोडियम का लेवल कम होगा, वाटर का लेवल कम होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा, तो पेरीफेरल रेजिस्टेंस भी कम होगा। और इधर से तो बीपी कम हो ही रहा है, तो रेजिस्टेंस पेरीफेरल रेजिस्टेंस जब कम होगा तो ये भी तो कोच करेगा कि बीपी डिक्रीज होगा यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिएगा कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मैकेनिज्म है कि बीपी डिक्रीज कैसे हो रहा है, यहाँ पे समझिए थायराइड का हो गया मैकेनिज्म। अब हम बात करते हैं एक और क्लासिफिकेशन का, जिसका नाम है सेकेंड क्लासिफिकेशन। ये है आपका पोटेशियम स्पेरिंग, पोटेशियम स्पेरिंग। इसमें जो ड्रग आता है वो है स्पाइरोनोलेक्टोन, स्पाइरोनोलेक्टोन, ठीक है। नेक्स्ट आता है अमीलोराइड, और फिर आता है एप्लीरिनोन। ये 3 ड्रग आते हैं इसके अंदर में, स्पाइरोनोलेक्टोन, अमीलोराइड और एप्लीरिनोन। इसका अगर मैकेनिज्म का बात करें, MOA मतलब कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का बात करें, तो इसमें आएगा आपका कि ये ब्लॉक करता है, ये क्या करता है, इनहिबिट करता है, ब्लॉक करता है सोडियम और पोटेशियम एक्सचेंज पंप को, ठीक है। किडनी में सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप होता है, तो सोडियम जाता है तो पोटेशियम आता है, इस तरह से एक पंप होता है, ठीक है। इस पंप को ये क्या करता है, इनहिबिट करता है, और इस तरह से ये पोटेशियम स्पेरिंग काम करता है, जो स्पाइरोनोलेक्टोन है, अमीलोराइड है, एप्लीरिनोन है, ये सब, ठीक है। और लास्ट कैटेगरी है आपका तीसरा, लूप डायूरेटिक्स, लूप डायूरेटिक्स। इसके अंदर में आता है आपका फ्यूरोसेमाइड, फ्यूरोसेमाइड, टोरसेमाइड। इसके अंदर में आता है फ्यूरोसेमाइड और टोरसेमाइड। तो ये जो फ्यूरोसेमाइड है ये आपका इमरजेंसी मेडिसिन भी कहा जाता है इसको। किस में, HTN में। HTN मतलब हाइपरटेंशन, मतलब कि जिसका बीपी बढ़ा हुआ रहता है उसके लिए ये इमरजेंसी मेडिसिन होता है फ्यूरोसेमाइड, ठीक है। अगर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का बात करें, ये कैसे काम करता है, तो देख सकते हैं हम लोग कि ये क्या करता है कि सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन, जो ये कोर ट्रांसपोर्टर जो होते हैं, जहाँ से ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, जिसको को ट्रांसपोर्टर कहा जाता है, उसको ये रोक के काम करता है। तो लूप डायूरेटिक्स ये क्या करता है, इनहिबिट करता है। लूप डायूरेटिक्स सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन को ट्रांसपोर्टर को, ये को ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, को ट्रांसपोर्टर को ये इनहिबिट करके रोक कर ये काम करता है। तो हम लोग आज देखें यहाँ पर कि डायरेटिक्स के बारे में, कि डायरेटिक्स को अच्छे से समझें कि डायरेटिक्स क्या है। अगर एक बार इसको फिर से कंक्लूड किया जाए तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि डायरेसिस करवाता है, नेट्रियूरिसिस करवाता है, वाटर का एक्सक्रीशन इंक्रीज हो रहा है, फिर सोडियम का एक्सक्रीशन इंक्रीज हो रहा है। इस तरह से ये हम लोग समझ लिए क्या, डायरेटिक्स को समझ लिए।
अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक के साथ। अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट हो या फिर कहीं कन्फ्यूजन हो या फिर समझ में नहीं आया हो और अगर मैं अच्छे से नहीं समझा पाया हूँ तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए और नेक्स्ट टॉपिक का सजेशन भी दीजिए कि उस पर टॉपिक उस पर एक वीडियो बेहतरीन वीडियो बनाया जाए। तब तक के लिए थैंक यू और हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।